नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। केमिस्ट्री कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के अंतर्गत हम अध्याय 5 में भाग 1 पढ़ा था। भाग 1 में हमने क्या देखा है, हमने अधिशोषण किसे कहते हैं उसको देखा था, अधिशोष्य क्या होता उसको देखा था, अधिशोषक क्या होता उसको देखा था। अब हम आगे देखेंगे अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के उपयोग, ये पढ़ेंगे हम। लेकिन इससे पहले मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, हमने जो जो पढ़ा उसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप आसानी से पढ़ सकें। और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। चलिए, तो हमने क्या क्या देखा था अभी तक। सबसे पहली बात तो सतह। सतह क्या होती है कि कोई भी ठोस या द्रव जो होता है, जैसे मान लो ये ठोस है, तो ये जो सबसे ऊपर वाली जो परत है, सबसे ऊपर वाली परत को क्या बोलेंगे हम, सतह कहेंगे। बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर ऊपर वाली जो परत है इसको बोलेंगे हम सतह। तो सतह की परिभाषा हमने पढ़ ली थी, लिख ली थी। क्या बोला था कि किसी ठोस अथवा द्रव की सबसे ऊपर वाली परत को सतह कहते हैं। इतनी बात हो गई थी। उसके ऊपर होने वाली घटना का अध्ययन करना सतह रसायन कहलाता है। यहाँ तक हुआ था। उसके आगे हमने पढ़ा था अधिशोषण। अधिशोषण ध्यान से देखेंगे। अधिशोषण तो ये अधिशोषण क्या होता है, जैसे ये बोर्ड है, यहाँ पर कोई धूल मिट्टी के कण आके चिपक जाते हैं। धूल मिट्टी के कण आके चिपक गए तो चिपकने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं अधिशोषण। हमने परिभाषा भी पढ़ी थी उसकी। और जैसे हमने पेन से लिख दिया ये कलर बोर्ड पे चिपक गया, ये कौन सी क्रिया हुई है, अधिशोषण की क्रिया। हमारे कपड़ों को कलर करते हैं, कलर कपड़ों पे क्या होता है, चिपक जाता है, तो कौन सी क्रिया होती है, अधिशोषण की क्रिया होती है। अधिशोषण के अंतर्गत दो चीजें आती है, एक आता है अधिशोष्य और एक आता है अधिशोषक। कितने आते हैं इसके प्रकार में, कौन कौन से, एक तो क्या आता है, अधिशोषक, और एक आता है अधिशोष्य। एक है अधिशोष्य। अब अधिशोषक किसको बोलते हैं और अधिशोष्य किसको बोलते हैं। जैसे बोर्ड पे कलर आकर चिपका, आके कौन चिपका, कलर, तो कलर क्या हो जाएगा, अधिशोष्य। जो चिपकता है उसको बोलेंगे अधिशोष्य। यानी कि अपन अगर सरल भाषा में समझना चाहें तो क्या बोलेंगे, चिपकने वाला। चिपकने वाला क्या कहलाएगा, अधिशोष्य, चिपकने वाला। अधिशोषक यानी कि खींचने वाला, खींचने वाले को क्या बोलेंगे हम, अधिशोषक। जैसे कपड़ों पे कलर लगाते हैं तो खींचता कौन है, कपड़ा। किसको खींचता है, कलर को, तो कलर क्या हो जाएगा, अधिशोष्य, कपड़ा क्या हो जाएगा, अधिशोषक। तो इसकी बात भी हो गई थी। अब हम आगे बढ़े। अधिशोषण के प्रकार क्या पढ़ेंगे हम, अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार कितने हैं, अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। अब हम भौतिक अधिशोषण क्या होता है और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है उसकी बात कर लें। प्रकार कितने हैं, दो। कौन कौन से, भौतिक और रासायनिक।
तो भौतिक अधिशोषण किसको बोलते हैं? भौतिक अधिशोषण वो, जैसे हम बोर्ड की बात कर रहे थे अभी, तो बोर्ड पे धूल मिट्टी के कण आके चिपकेंगे, चिपक गए, खुद ब खुद आए, चिपक गए, फिर बाद में अगर हम उसको साफ करेंगे, कपड़े से साफ करेंगे, तो बोर्ड क्या हो जाएगा? वापस साफ हो जाएगा। कलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? जो धूल मिट्टी के कण आके चिपके थे उसकी बात कर रहा हूं। तो ये भौतिक में, भूमि में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो रहा है। ऑटोमेटिक मतलब खुद आके चिपका और फिर बाद में साफ करने पर वो साफ हो चुका है। तो इस प्रकार का जो मतलब खुद आके चिपका, मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई थी? ये अधिशोषण की क्रिया हो गई थी, और फिर बाद में हमने उसको साफ कर दिया तो साफ भी हो गया। तो ये कौन सा अधिशोषण कहलाता है? भौतिक अधिशोषण। अंतर समझना, इसका डिफरेंस क्या है। अब अगर हम बात करें, दीवार पे कलर लगाते हैं, तो दीवार पे जो कलर लगाते हैं हम खुद लगाते हैं, धूल मिट्टी के कण जैसे खुद ऑटोमेटिक आके चिपकता नहीं। दीवार पे कलर जो है क्या करते हैं? हम लगाते हैं, और दीवार का जो कलर अगर हमने एक बार लगा दिया तो वो हटता नहीं है। अगर इसको हटाना चाहें तो उसको बहुत घिसना पड़ता है। तो ये जो दीवार पे कलर लगाने की बात करी, ये कौन सा अधिशोषण हो जाएगा? रासायनिक अधिशोषण। तो क्या बात करी हमने कि जो धूल मिट्टी के कण आके चिपक जाते हैं वो भौतिक अधिशोषण होता है, और जो दीवार पे हमने कलर कर दिया वो कौन सा अधिशोषण होगा? रासायनिक अधिशोषण होगा। जो बोर्ड पे कण आके चिपकते वो साफ हो सकते हैं, लेकिन दीवार पे हमने जो कलर किया वो साफ नहीं हो सकता है। तो पॉइंट बनेंगे हमारे पास अलग अलग। जैसे धूल मिट्टी के कण यहाँ पे आके चिपकते तो कण और बोर्ड के बीच में जो खिंचा होता है या बल होता है, वो बल का मान बहुत कम होता है। तो क्या बोलेंगे हम कि भौतिक अधिशोषण भौतिक और रासायनिक। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक, जैसे इनमें पॉइंट बनाए तो पॉइंट क्या बनेंगे कि भौतिक अधिशोषण जो होता है उसमें जो आकर्षण बल लगता है उस आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है। यानी कि यहाँ पे दुर्बल वांडरवाल बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? वांडरवाल बल। वांडरवाल बल बहुत कमजोर होता है, कम बल लगता है, कम खींच के रखता है या कम बांध के रखता है। तो पॉइंट इधर हो जाएगा कि यह इस अधिशोषण में वांडरवाल बल का प्रयोग किया जाता है या दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है, और इधर रासायनिक बल पाया जाता है। रासायनिक बल स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। तो यह इस अधिशोषण में रासायनिक बल पाया जाता है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा अपने पास। मैं बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना, उसको पहले समझ लेते उसके बाद में लिख लेना। दूसरी बात, यह अधिशोषण उत्कर्मणीय होता है। उत्कर्मणीय मतलब धूल मिट्टी के कण आके चिपकेंगे और उसको हम वापस साफ कर देंगे, फिर चिपकेंगे और फिर साफ कर देंगे। मतलब गंदा भी हो जाता, साफ भी हो जाता, गंदा भी हो जाता, साफ भी हो जाता। तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। और इधर यह अनुत्कर्मणीय, यह अधिशोषण अनुत्कर्मणीय होता है। अनुत्कर्मणीय का मतलब क्या हुआ कि ये जो अधिशोषण है एक बार अगर लग जाता है तो फिर बाद में उसमें बार बार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, इसमें जो ऊष्मा का मान होता है वो 20 किलो जूल प्रति मोल 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। इसमें ऊष्मा का जो मान होता है, उसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, गर्मी की आवश्यकता होती है वो। और इधर साइड ऊष्मा का जो मान होता है वो 40 से 60
किलो जूल प्रति मोल, इसमें 40 से 60 किलो जूल प्रति मोल होता है और इसमें 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। ये कम ताप पे होती है। कम ताप पे मतलब क्या कि ये तो कभी भी मतलब धूल मिट्टी के कण तो कभी भी आके चिपक सकते हैं, गर्मी में चिपक सकते हैं, ठंड में चिपक सकते हैं, बरसात के दिनों में भी चिपक सकते हैं, कभी भी आके चिपक सकते हैं। इसमें तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कलर लगा रहे हम तो कलर को अच्छे से रगड़ना पड़ेगा और जब रगड़ेंगे तो तापमान बढ़ेगा, घिसाता है तो तापमान बढ़ता है। इसका तो खैर ठीक है कलर वलर का तो, लेकिन आपने देखा होगा फोटो खिंचवाने जाते हैं, फोटो खिंचवाने जाते हैं वहाँ पर एक प्लेन कागज रखते हैं और हमारा फोटो कैमरे में लेते हैं, फिर बाद में वहाँ से उसको कंप्यूटर में लेते हैं, कंप्यूटर से फिर बाद में उसको वहाँ से सबमिट करते हैं, क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ से जो फोटो आती है मशीन ऐसे चलती है और जो नीचे कागज जो होता है वाइट वाला कागज, तो उस कागज के ऊपर हमारी फोटो गिर जाती है और फोटो को जब पकड़ोगे, ताज़ा फोटो निकला उस समय पकड़ोगे तो वो गर्म लगता है। एक तो मशीन की गर्मी भी थी, दूसरा वहाँ पे जो इस तरह से कलर लग रहा था तो वो घर्षण की क्रिया हो रही थी जिसके कारण उसका तापमान बढ़ जाता है। और उस फोटो का कलर अगर हम हटाना चाहें, चाहे नाखून से हटाओ, चाकू लेके हटाओ, दराते से हटाओ, कैसे भी हटाओ, लेकिन वो कलर इतनी आसानी से हटेगा नहीं क्योंकि वो रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात उसमें ऊष्मा का मान अधिक खर्च हुआ था, तो इसलिए इसमें ऊष्मा का मान इतना है और इसमें ऊष्मा का मान कम है। इसमें कम ताप की आवश्यकता होती है और इसमें ताप की आवश्यकता अधिक होती है, अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अगर इससे ज़्यादा पढ़ना हो तो बुक खोल के देखना और आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की बुक लेना, उसमें बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आप लिखना चाहो तो इसको क्वेश्चन बना लें कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए, फिर उत्तर में आ जाएगा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर निम्न है या निम्नलिखित है। एक साइड लिखेंगे भौतिक अधिशोषण, दूसरी साइड लिखेंगे रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह क्रिया वान डेर वाल बल के कारण होती है। यह क्रिया वान डेर वाल बल के कारण होती है। उधर साइड यह क्रिया रासायनिक बल के कारण होती है। यह क्रिया रासायनिक बल के कारण होती है। यह क्रिया रासायनिक बल के कारण होती है। पहला पॉइंट बोल दिया था हमने, क्या था? यह क्रिया वान डेर वाल बल के कारण होती है, यह क्रिया रासायनिक बल के कारण होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, यह अधिशोषण की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। भौतिक में लिखेंगे यह अधिशोषण की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। उधर साइड लिखेंगे यह क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। यह क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। एक साइड उत्क्रमणीय और एक साइड अनुत्क्रमणीय। अगला पॉइंट है, यह क्रिया कम ताप पर संपन्न होती है। भौतिक में यह क्रिया कम ताप पर संपन्न होती है। उधर साइड लिखेंगे यह क्रिया अधिक ताप पर संपन्न होती है। यह क्रिया अधिक ताप पर संपन्न होती है। यह क्रिया अधिक ताप पर संपन्न होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस क्रिया में ऊष्मा का मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। इस क्रिया में ऊष्मा का मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। उधर साइड लिखेंगे इस क्रिया में ऊष्मा का मान 40 से 60 किलो जूल प्रति मोल होता है। 40 से 60 किलो जूल प्रति
मोल होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है। भौतिक में लिखेंगे यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उधर साइड लिखेंगे यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह तत्काल होने वाला प्रक्रम है। यह तत्काल होने वाला प्रक्रम है। उधर साइड, यह मंद या तीव्र हो सकता है। यह मंद या तीव्र हो सकता है। तुलनात्मक रूप से धीमा होता है। तुलनात्मक रूप से धीमा होता है। तो आज के रोज इतना ही। आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। धन्यवाद।